कि एंटरप्रेन्योरशिप इज द कूल थिंग, इज द सेक्सी थिंग और जॉब इज अ रैट रेस, वो एंटरप्रेन्योर कभी अच्छी टीम बना नहीं पाता। कस्टमर तो भगवान है, नहीं होता है। ये मैनेजमेंट टेक्स्ट बुक में जो सिखाया जाता है वो बाहर मार्केट में नहीं होता है। ये बहुत ही फ्रैजाइल जनरेशन है। इस जनरेशन में अपॉर्चुनिटी इसलिए बड़ी है क्योंकि ज़्यादातर लोग फ्रैजाइल हैं। योलो लिव ओनली वंस, ठीक है भाई, तुम योलो और रो लो। जैसे स्कूल में होता है ना कि लंच ब्रेक में हमेशा एक बंदा होता है जिसको आप थोड़ा छेड़ोगे वो पूरा लंच ब्रेक आपके पीछे भागेगा एक बार मारने के लिए, बट खाना नहीं खाएगा। वेलकम राजीव सर। प्लेजर माइन, थैंक यू सो मच। मीटिंग यू सर। यस। देखो यार सर मत बुलाओ, अंग्रेज चले गए सर छोड़ गए, तो सर मत बुलाओ राजीव। ओके राजीव, तो आप अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो शायद हम लोग आपको जान नहीं पाते, मैं भी नहीं जान पाता। बिल्कुल। मैं तो आपको ऐड देख देख के जाना हूँ। एक्चुअली आपने इतना ऐड मार्केटिंग रन किया, इतना किया कि आपने एक लाइन बोली थी कि अगर फाउंडर ही सारा काम कर रहा है तो फिर आपका बिजनेस कभी स्केल नहीं करेगा, कभी ग्रो नहीं करेगा। उस लाइन को मैंने कम से कम भी 1000 बार सुना है, लिटरली 1000 बार सुना है, और मैंने उसको बहुत लोगों को फॉरवर्ड भी किया है। बट मैं इस कंक्लूजन पे आया था कि अगर इनिशियल डेज में फाउंडर अगर 1 साल या 2 साल खुद काम नहीं करेगा, खुद धंधा ड्राइव नहीं करेगा, तो आपके एम्प्लॉय नहीं करेंगे, और आपका एक सेल्स वाला आपको कभी भी करोड़पति नहीं बुला सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे को आपकी थॉट जानने उस बारे में कि उस एड के बारे में कि आपने बात बोली, तो एक फाउंडर को कहाँ पे काम छोड़ देना चाहिए? देखिए, इनिशियल स्टेज में क्या होता है ना, पहले तो प्रूव करना पड़ता है कि हमारा प्रोडक्ट और सर्विस कस्टमर के काम आता है, राइट। और वो फर्स्ट प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश करना एक एंटरप्रेन्योर का काम ही है, राइट। बट क्या हो जाता है ना, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को अपने प्रोडक्ट और सर्विस से इतना प्यार हो जाता है कि हर कस्टमर का ख्याल वो खुद रखना चाहते हैं, राइट। और ऐसी सिचुएशन में वो बिजनेस को कभी स्केल नहीं कर पाएंगे। बट पॉइंट कौन सा आएगा सर? वो पॉइंट है जब आपने एक ट्रैक रिकॉर्ड बना लिया है कि हमने इतने कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट और सर्विस दिया है, और हमने वो इम्पैक्ट एस्टैब्लिश कर लिया। हमको पता है कि हमारे माल की या हमारे सर्विस की क्वालिटी अच्छी है और कस्टमर को बेनिफिट पहुंच रहा है। जब आपने वो प्रूफ एस्टैब्लिश कर लिया खुद के लिए, देन इट्स टाइम टू स्टेप अप एंड स्केल। और जब आप वो स्टेप अप और स्केल करना चाहते हैं, तब खुद काम करने से कोई मतलब नहीं है। ये जो हसलिंग का जो कल्चर है, उस हसलिंग से ज़्यादा हासिल कुछ नहीं होता है। बट इसका कोई पॉइंट होगा, कोई एग्जांपल के थ्रू समझाओगे आप इस चीज़ को? बिकॉज और डीप में अगर हम जाएंगे तो, बिकॉज जैसे अब मैं मेरी बात करूँगी, मैंने 10 कस्टमर को अगर सेटिस्फाई कर दिया, तो वो मुझे लगता है कि मैंने 10 कस्टमर को सेटिस्फाई कर दिया एंड माई प्रोडक्ट इज़ वेरी वाइबल फॉर देम। बट 11वें कस्टमर को शायद वो प्रोडक्ट समझ में नहीं आएगा, और मैं मेरी टीम को बोल दूंगा कि यार आप इसको सेटल करो और अब आप काम कर सकते हो, वो बिजनेस ड्राइव नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। सो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक क्लाइंट थे, डॉक्टर है। अब परसेप्शन ये है कि डॉक्टर का काम है सिर्फ पेशेंट से मिलना, राइट, और पेशेंट्स का डायग्नोसिस करके उनको प्रिस्क्रिप्शन देना या उनको ट्रीटमेंट देना। और मेरे एक क्लाइंट है जो डॉक्टर है, फिजियोथेरेपिस्ट है, और वो कम से कम 25 साल से फिजियोथेरेपी कर रहे हैं। बैंगलोर के एक प्राइम लोकेशन शांति नगर में उनका क्लिनिक था। आप उनके क्लिनिक में जाएंगे तो हमेशा आपको पेशेंट्स मिलेंगे रिसेप्शन एरिया में वेटिंग के लिए। दिन में 10 पेशेंट्स के साथ वो फिजियोथेरेपी सेशंस करते थे। ओके। ये 10 पेशेंट्स के साथ फिजियोथेरेपी करने के बाद समझो एक फिजियोथेरेपी सेशन का 750 रुपया चार्ज करते हैं। दिन में 10 7,500 रुपये हो जाते हैं। महीने में 24 दिन 1,80,000 हो जाते हैं। अब 1,80,000 तो उनकी टॉप लाइन हुई, उनकी रेवेन्यू हुई। राइट, राइट। उसके आप उसमें से खर्चे निकालने हैं। राइट। आप क्लिनिक आपकी है प्राइम लोकेशन में, ₹1,00,000 का रेंट है, 25,000 की रिसेप्शनिस्ट की सैलरी है आज की डेट में जो अपॉइंटमेंट बुकिंग मैनेज कर रही है। फिर आप 12,000 रुपये में एक हाउस कीपिंग स्टाफ रखोगे क्लिनिक की हाइजीन मेंटेन करने के लिए। 8-10 हज़ार में आप ऑफिस बॉय रखोगे। फिर आपके मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है, लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कुछ भी रिफर्बिश करना हो इक्विपमेंट फिजियोथेरेपी का उसके। अब आप बताइए, जो इंसान 25 साल से डॉक्टर है और ऐसा वैसा डॉक्टर नहीं है जिसकी गूगल रिव्यू 4.4 4.5 आउट ऑफ 5 है, जो बैंगलोर फिजियोथेरेपी नेटवर्क का चेयरमैन है, राइट, अब वैसे डॉक्टर की डे टू डे मेहनत से इतना ही हो पा रहा है 25 साल बाद। ओके। क्या वो उनके टैलेंट और उनके टाइम के प्रपोर्शन में उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलो वो 2 हॉस्पिटल्स में और कंसल्टिंग का काम करेंगे, विजिटिंग डॉक्टर का काम करेंगे, और $1,00,000-1,50,000 रुपया ऊपर से कमा लेंगे। बट for a person who's at that stature, given so many years to a particular field, okay, what is 1.5 lakhs to 2 lakh rupees of
टेकिंग होम इन अ सिटी लाइक बैंगलोर, कुछ नहीं है वो, नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अगर वो डॉक्टर इसी थॉट प्रोसेस में फंसा रहेगा कि मैं ही अच्छा काम कर सकता हूँ, मैं ही पेशेंट को समझ सकता हूँ, मैं ही पेशेंट का इलाज कर सकता हूँ और कोई और मेरी तरह नहीं कर पाएगा, वो डॉक्टर वहीं का वहीं अटक जाएगा। अब जिस डॉक्टर की बात मैं कर रहा हूँ, आज की डेट में उन्होंने पहले ये समझा कि सिर्फ मैं सब करूँ इससे काम नहीं होने वाला, इससे सिर्फ मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट बनकर रह जाऊंगा, मैं कभी फिजियोप्रेनर नहीं बन पाऊंगा, एक एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाऊंगा फिजियोथेरेपी में। अब मैं जब ये बात कर रहा हूँ, थोड़े लोग देख के बोलेंगे हाय कैसा पापी है, डॉक्टर को पैसे बनाना सिखा रहा है। एब्सोल्युटली, मेरा क्वेश्चन ही है। क्यों डॉक्टर को हक नहीं है क्या? उसके खर्चे नहीं है क्या? उसके बच्चों के एस्पिरेशन नहीं है क्या? तो ये जो स्टुपिडिटी फैक्टर जो आता है लोगों में कि हर एक चीज़ में सिर्फ सर्विस माइंडसेट और एक इंसान की ज़रूरतें नहीं समझना, ये इमेच्योरिटी का कोई इलाज नहीं है। तो मैं उस ऑडियंस से बात भी नहीं करता। तो ये दो तरह की बात हो गई ना कि मतलब ठीक है, एक डॉक्टर के अंदर जो सर्विस देना चाहता है वो सर्विस दे, एंड सर्विस के साथ में जो मनी भी अर्न करना चाहता है वो मनी अर्न करे, दैट्स फाइन। तो इज इट पॉसिबल टू क्रिएट अ इकोनॉमिकली वायबल एथिकल प्रैक्टिस? सवाल वो है। राइट। अब आज की डेट में कोई भी डॉक्टर के पास जाता है, सेकेंड ओपिनियन के लिए क्यों जाता है? क्योंकि उसको फर्स्ट ओपिनियन पे भरोसा नहीं है। नहीं होता है। फर्स्ट ओपिनियन पे भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स को रास्ता नहीं मिला कि मैं एथिकली एक इकोनॉमिकली वायबल प्रैक्टिस कैसे बनाऊं। तो वो क्या करते हैं कि दे काइंड प्ले टारगेट्स इन देयर हेड कि चलो इसको मैं देख के समझ सकता हूँ कि इसका लिगामेंट टेयर हुआ है, बट मैं इससे 800 रुपये लूंगा एक्सरे के। अब एक्सरे में तो कुछ दिखेगा नहीं लिगामेंट टेयर, फिर मैं उसको बोलूंगा 2500 रुपये MRI स्कैन करवा। तो why are doctors going in that direction? Because they are not understanding how to build a ethical, economically viable practice. Now this client of mine said, I don't want to compromise on my ethics, but I want to build something economically viable. और उसमें शर्म नहीं है कि कोई बोले कि यार 25 साल बाद भी मैं ऐसे रगड़ रहा हूँ, मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, right? Right, absolutely right. So he understood that he has to grow beyond being the physiotherapist to becoming a physiopreneur. And to cut a long story short, today he has 13 clinics across Bangalore. How did he build those 13 clinics? He built those 13 clinics by understanding कि I have to think now at the level of system, at the level of scale, at the level of team. और अगर मैं सिर्फ at the level of patient सोच रहा हूँ तो और वहीं मैं अपना टाइम बिता रहा हूँ तो कहीं नहीं जाऊँगा। Right. तो यही वो फिलॉसफी है। I always say कि every business owner in the starting, are you required to be hands-on in your product or service? Yes. Are you required to be hands-on in going and selling and converting deals? Yes. Okay. But there has to come a stage where you have to let go. और आपको एंटरप्रेन्योर का रोल अदा करना है, ना ही प्रोडक्ट और सर्विस सप्लायर का रोल। जो बंदा प्रोडक्ट और सर्विस सप्लायर और सर्विसिंग का रोल अदा करता है वो कभी एंटरप्रेन्योरशिप का रोल अदा नहीं कर पाएगा खुद के बिजनेस के लिए। तो ये उस एंटरप्रेन्योर को खुद ही समझना पड़ेगा कि यार नहीं, मेरे को अब ये राइट पॉइंट आ चुका है, अभी मेरे को उस पर्टिकुलर चीज़ पे ध्यान ना देके मेरे को सिस्टम पे ध्यान देना है, एंड आई नीड टू मेक ए क्लोन फॉर दैट। तो यार मेरे जैसे कौन काम कर सकता है? इंडिकेटर जो कौन सी स्टेज है जब बिजनेस ओनर को सिस्टम और टीम बिल्ड करने पर फोकस करना चाहिए, अगर आप उनसे पूछेंगे तो फर्स्ट इंडिकेटर है कि यू हैव हैप्पी कस्टमर्स। राइट। ओके। हैप्पी कस्टमर आजकल होते कहाँ है? मतलब मेरे को नहीं लगता है लॉयल्टी तो रही नहीं आज। देखिए ये अलग ही पॉइंट हो गया जहां पर मैं ये बोलूंगा कि आज के डेट में कस्टमर्स नीड एथिक्स। लोग बिजनेस नीड एथिक्स बोलते हैं, मैं बोलता हूँ कस्टमर्स ऑल्सो नीड एथिक्स। Right, absolutely. राइट। कस्टमर नीड एथिक्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वैल्यूइंग द इंटेलेक्चुअल आइडियाज ऑफ अ वेंडर और अ सप्लायर। मेरी एक इवेंट मैनेजमेंट की बिजनेस है, हम बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ डील करते हैं और मैं ये खुले में बोलता हूँ कि नाम बड़े काम छोटे हैं। बहुत से बड़े कॉर्पोरेट्स डिज़ाइन आपसे लेंगे, थीम आपसे लेंगे, आइडिएशन आपसे लेंगे, फिर अपने भाई जिसको उन्होंने वेंडर बना के रखा है उसको इवेंट दे देंगे। तो ये जो नैरेटिव क्रिएट किया गया ना कि बिजनेसमैन करप्ट होते हैं, मेरे हिसाब से बिजनेसमैन करप्ट नहीं होते, कस्टमर ज़्यादा करप्ट है आज की डेट में। पेमेंट डीलेस हो या कुछ भी हो, एज अ बिजनेस ओनर व्हेन आई से यू हैव टू क्रिएट हैप्पी कस्टमर्स, देखो आप सबको खुश नहीं कर पाओगे, राइट? बट इफ यू हैव एन एवरेज कि 85% या 90% ऑफ द कस्टमर्स दैट वी वर्क विथ are happy with our experience, and those 10% जो are unhappy, if they don't have a valid feedback, then ignore it. अच्छा, इग्नोर कर दो, बिल्कुल इग्नोर करो। किसी भी इंडियन शादी में आप फूफा जी को खुश नहीं कर पाओ। नहीं कर सकते। खुद के घर में तो नमक नहीं डालेगा, बट यहाँ बाहर आके बोलेगा नमक कम है। राइट। तो ये this is the law of averages. Not everybody is a positive, optimistic, forthcoming, nice human being on the planet. Let's face it. Right? So if you have no merit in the feedback from an unhappy customer, इधर से सुनो, इधर से निकाल लो।
नाउ सम पीपल में से अरे बाप रे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, कस्टमर तो भगवान है। नहीं होता है। भाई ये मैनेजमेंट टेक्स्ट बुक में जो सिखाया जाता है वो बाहर मार्केट में नहीं होता है। राइट। ठीक है, सो यू हैव टू बी क्लियर, यू नीड टू नो हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एस्टीम, योर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम नॉट आस्किंग एनीबडी टू बी एरोगेंट विद देयर कस्टमर्स, ऑल आई एम सेइंग इज टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, डू योर बेस्ट, ऐड वैल्यू। उसमें 10% नाखुश है एंड देयर इज नो मेरिट of points of why they are unhappy, then ignore it. If there is merit, take the feedback, improve it. Right. It's simple as that. Now, once you've proven a consistent track record of keeping your customers happy, and once you've proven that you have a consistent system to bring in leads and inquiries, and you have enough projects in the pipeline, then it's time to get out of everyday work. Then it's time to build leaders, build systems, ताकि आपका डे टू डे एक्टिविटी आपके लीडर्स और सिस्टम संभाले और आपका काम है नेक्स्ट लेवल स्ट्रैटेजिक ग्रोथ। बट लीडरशिप बनाने के लिए भी तो कितना टाइम लगता है ना सर? ऐसा बिल्कुल टाइम लगता है, कोई भी अच्छी चीज टाइम ही लेती है। लोग ही नहीं मिलते हैं। वो सबका माइंडसेट तो ये हो गया कि मेरे को बिजनेस करना है, मेरे को बाहर निकलना है, और उसके साथ काम करना इतना मुश्किल हो जाता है कि यार 6 महीने बोलेंगे मैं तो निकलने वाला हूँ। तो इसमें ना लोगों की गलती नहीं है, इसमें है एक एंटरप्रेन्योर की गलती। ठीक है, पहली बात तो ये है कि जो एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द कूल थिंग, इज़ द सेक्सी थिंग और जॉब इज़ अ रैट रेस, वो एंटरप्रेन्योर कभी अच्छी टीम बना नहीं पाता। क्योंकि सबकॉन्शियसली ही डजंट रेस्पेक्ट अ जॉब। राइट। ओके, और ये जो बात आपने कही कि लोग अच्छे नहीं मिलते, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हमें लोग ढूंढना नहीं आता। राइट। सच्ची बात वो है, आज की डेट में कोई एंटरप्रेन्योर को अगर जॉब ओपनिंग्स है तो वो क्या करेगा, एक तो रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट को देगा रिक्वायरमेंट, पोस्टर बनाएगा, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे पोस्ट करेगा, या एग्जिस्टिंग टीम मेंबर्स को बोलेगा भाई कोई हो तो बता देना, या फैमिली फ्रेंड्स को बोलेगा कोई हो तो बता देना। ये कोई हो तो बता देना में ऐसे ही लोग आते हैं जिनको फुकट का चंदन घिस मेरे नंदन करना है। ठीक है, सोर्सिंग इज अ साइंस, राइट। screening and selection is a science. Right. Not everybody wants to be an entrepreneur, and it's okay. Right. There are people who want stability in their life. Right. There are people who've been entrepreneurs, failed in entrepreneurship, and have realized that they love doing a particular activity or they have a particular skill, and they wouldn't mind being in a job which is giving them the opportunity to do the work that they love doing and giving them the security and stability to earn a certain income and giving them a career opportunity to grow further. Right. So हर तरह के लोग होते हैं, राइट। हम ढूंढते नहीं हैं। राइट, एब्सोल्यूट। मैंने मेरे सिस्टम को बिल्ड करने के लिए क्या किया, पहले मैं भी यही करता था, आउटसोर्स, कोई हो तो बता देना, स्टेटस डाल दिया, किसी के कोई रेफरेंस हो तो। बाद में मेरे को भी पॉइंट रियलाइज हुआ, नहीं यार ऐसे नहीं होगा अभिषेक, यू नीड टू हायर वन पर्सन, और तेरी क्या रिक्वायरमेंट है, तेरे को किस तरह के लोग चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, तेरे साथ कैसे काम कर पाएंगे यार, तेरे विजन के साथ में कैसे अलाइन हो पाएंगे। उस एचआर को मैंने बोला कि मैंने कहा तो 1000 लोगों का इंटरव्यू ले, बट ये क्वेश्चंस को जो पास करे उन लोगों को पहले एक और हेड के पास भेजना, उसको वो जो सेलेक्ट करेगा उसमें तो छटनी करके मेरे पास भेजना, तो 1000 लोगों को मेरे पास मत भेज। तब जाके मेरे को मेरी टीम बिल्ड करने का मौका मिला, और 6 महीने में मैंने मेरी टीम बिल्ड करी। तो आपने क्वांटिटी में से क्वालिटी निकालना सीख लिया है। ज़्यादातर लोग तो क्वांटिटी भी नहीं ला सकते इन एप्लीकेशन, नहीं ला सकते, तो वो क्या करते हैं, इधर उधर से पूछते हैं, कोई रिकमेंडेशन में आता है, और ज़्यादातर रिकमेंडेशन में वो आता है जिसको कहीं नौकरी नहीं मिल रही हो, और वो आ रहा है रिकमेंडेशन के थ्रू, तो एक ऑब्लिगेशन भी हो जाता है, नहीं यार जान पहचान वाला है, काम कर लेगा या काम निकलवा दूंगा। राइट। भाई सिर्फ ट्रस्ट पे अगर आप लोगों को हायर करोगे तो स्किल और नॉलेज तो है नहीं उसके पास, पहले ही वैसे भी नहीं है, और तुम देख भी नहीं रहे हो। हाँ, तो अगर आप अनएम्प्लॉयबल को एम्प्लॉयमेंट दोगे तो आप फंसोगे। राइट, एब्सोल्युटली राइट। चलो आप बात करते हो बैलेंस बिजनेस की, राइट, तो अपने बात करते हैं सारे वर्टिकल्स लाइक सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, एचआर, क्या सब एक साथ अच्छे से चल सकते हैं? जब आप, मैं एमएनसी की बात नहीं कर रहा हूँ, जब आप वेल एस्टेब्लिश हो जाते हो, ठीक है, जब आप इनिशियल 4-5 साल वाले जो स्ट्रगल कर रहे होते हो, तब क्या सारे जो वर्टिकल्स है सब क्या एक साथ चल सकते हैं, सब क्या बैलेंस्ड हो सकते हैं? कोई एक ऐसा एग्जांपल, आपने आज तक कितने लोगों को कंसल्ट किया, तो उसमें से कोई एक ऐसा एग्जांपल उठा के देना चाहोगे आप? एक नहीं 1000 दे सकता हूँ, बट पहले ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि फर्स्टली मैं ये क्यों कहता हूँ कि मार्केटिंग ज़रूरी है, सेल्स ज़रूरी है, ऑपरेशन ज़रूरी है, अकाउंट ज़रूरी है, एचआर ज़रूरी है, मैनेजमेंट ज़रूरी है। क्यों कहता हूँ? क्योंकि हर एक एक्टिविटी का एक एंड गोल है, राइट। और अगर आप एक स्टेबल बिजनेस बनाना चाहते हो, एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना चाहते हो, तो मार्केटिंग की ज़रूरत है ताकि इंक्वायरीज कंसिस्टेंट रहे, राइट। सेल्स की ज़रूरत है ताकि रेवेन्यू कंसिस्टेंटली आते रहे, ऑपरेशंस की ज़रूरत है ताकि कस्टमर्स को एक टाइमली डिलीवरी और एक
अच्छा एक्सपीरियंस मिले आपसे। आपके अकाउंट्स ज़रूरी है ताकि आपका कंप्लायंस ठीक हो, आपके रिपोर्ट्स ठीक हो, आपकी एक्यूरेसी ऑफ डेटा कैप्चरिंग ठीक हो। HR ज़रूरी है ताकि आप सही लोगों को सही समय पर सही काम दे सके और लोगों की कैपेबिलिटी डेवलप करते जाए। मैनेजमेंट ज़रूरी है ताकि आप इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर पाए। पर ये बात तब चाहिए ना जब आप एक थोड़े से स्टेबल पॉइंट पे आ गए, आपके जेब में पैसा नहीं है, आप बूट स्टेप कंपनी हो, आपने फंडिंग नहीं उठाई है। ये चीज़ तो तब आएगी जब आप 1 साल तक ये सब कुछ मैनेज कर लोगे। मेरा कहना है कि इन सब को स्टेबल करने के लिए, बिजनेस को स्टेबल करने के लिए 3 से 5 साल की जर्नी है भाई। 3 to 5 ईयर, आजकल तो 5 साल में लोग मतलब ऐसा सुनने को मिल रहा है 5 साल में तो मल्टी बिलियन कंपनी बना देते हैं। देखो, जो मल्टी बिलियन बना रहे हैं वो मल्टी बिलियन वैल्यूएशन बना रहे हैं, पैसा नहीं बना रहे हैं। पैसा नहीं बना रहे हैं। ठीक है, आप किसी भी फंडेड एंटरप्रेन्योर के पास जाओगे, अगर वो फर्स्ट टाइम फंडेड है, हाई प्रोबेबिलिटी उसकी टर्म शीट VC के साथ ऐसी है कि भाई तुझे 50,000 मिलेंगे तेरे घर का खर्चा चलाने के लिए, जब तक हमको एग्जिट नहीं मिलता तुमको घंटा मिलेगा। पैसा 1 रुपये भी नहीं देते इन लोग। अरे ज़्यादातर फंडेड एंटरप्रेन्योर्स तो सैलरी भी नहीं लेते। ओके, आई मीन अकॉर्डिंग टू मी, एक बिजनेस को आप बिजनेस कब बुलाते हो? जब वो बिजनेस ये प्रूव कर पाता है कि कस्टमर मेरे प्रोडक्ट और सर्विस के लिए पैसे देने के लिए रेडी है और वो पैसा इतना दे पा रहा है जिसमें से मैं प्रॉफिट ले पा रहा हूँ। अगर मैं पैसा जला जला के लोगों को फुकट में अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस दे रहा हूँ, ना ही वो कस्टमर असली है, ना ही मेरा बिजनेस असली है। ये सब वो कहते हैं ना कोई टीवी सीरियल से पहले कि इसमें दिखाया गया सब कुछ काल्पनिक है। ज़्यादातर बिजनेस काल्पनिक है आज की डेट में, और उन काल्पनिक बातों को एक हीरो की लुक फील दी गई है क्योंकि PR और मार्केटिंग में लोग पैसे खर्च कर रहे हैं। राइट। अब इसके बारे में मैंने 2 साल से बातें की हैं, थक गया हूँ ये बोल बोल के, और लोग समझ भी गए हैं। अब समझने लगे कि नहीं यार ऐसा। राइट, तो 2 साल पहले जब मैंने पहली बार ये बात कही थी, ऐसे ही एक पॉडकास्ट में, तब बहुत सारे लोगों ने कहा था नहीं तुम एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर को नहीं समझते। भाई 17 साल से एंटरप्रेन्योर हूँ। ओके, अगर मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा? आई जस्ट फील कि अभी लोगों को रियलाइज़ हुआ है कि हाँ, ये इसने जो बोला था ये फंडिंग ये सब असली काम नहीं है, वैल्यूएशन असली काम नहीं है। सो ऑल आई एम सेइंग इज दिस, जब आप शुरू करते हो बिजनेस, ओके, आप डे 1 पर पैसा नहीं ला सकते और डे 1 पर आप मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशंस, अकाउंट्स, HR, मैनेजमेंट को सेटअप नहीं कर सकते। जब आप शुरू कर रहे हो बिजनेस, माइलस्टोन्स आपके रखो कि पहले मैं प्रूव करूं कि मेरा प्रोडक्ट और सर्विस काम आता है लोगों के और लोग उस काम के पैसे देने के लिए रेडी हैं। जब वो प्रूव हो जाता है, देन हैव द हायरिंग माइंडसेट। मेरी दिक्कत ज़्यादातर बिजनेस ओनर्स के साथ कहाँ आती है कि उनको लगता है कि मैं अगर टीम बनाऊंगा तो मेरे पैसे खर्च होंगे। जो इंसान पैसे बचाने की सोचता है वो कभी पैसे कमा नहीं सकता। कैसे कमाएगा? तो एग्जैक्टली और ज़्यादातर बिजनेस ओनर्स जो है वो इसी ट्रैप में फंसे रहते हैं, और ये मार्केटिंग, सेल्स का जो काम है ना, या ऑपरेशंस हो या मैनेजमेंट हो या अकाउंट्स हो, ये सिर्फ क्राइसिस मोड में करते हैं। Right. जब इनको रियलाइज होता है कि भाई कोई इंक्वायरी नहीं है तो चलो करते हैं मार्केटिंग, 3 हफ्ते उधर फोकस हो जाएगा एंटरप्रेन्योर का। उसके बाद लीड्स आएंगे तो सोचेंगे कौन जाएगा लीड को क्लोज करने के लिए, कौन है बेस्ट सेल्स पर्सन, मैं खुद ही। तो वो नेक्स्ट 3 हफ्ते सेल्स में चले जाएंगे, मार्केटिंग में कुछ काम हो नहीं रहा है। फिर एक क्लाइंट क्लोज करेंगे, फिर 2 महीने क्लाइंट की सेवा में लग जाएंगे, तब मार्केटिंग एंड सेल्स हो नहीं रही है। अब अगर आपका वर्किंग स्टाइल ये है तो आप कभी भी एक स्टेबल बिजनेस नहीं बना पाओगे। इट्स लाइक अ डॉग ट्राइंग टू बाइट इट्स ओन टेल। सो ऑल आई से इज दिस, इवन इफ यू डोंट हैव द मनी, एक माइंडसेट होना चाहिए कि जब मैं पैसे भी नहीं कमा रहा हूँ, एटलीस्ट मैं एक टीम मेंबर को हायर करूँ तो थोड़ा मेरा बर्डन कम हो जाएगा, थोड़ा बर्डन कम हो और मैं ज़्यादा फोकस कर पा रहा हूँ कि और बिजनेस लाऊं। फिर उसके बाद जैसे पैसे बना रहा हूँ, नेक्स्ट टीम मेंबर को हायर करो। सो इवन इफ यू डोंट हैव मनी, हायर 1 person एट अ टाइम, 1 department एट अ टाइम, बिल्ड योर बिजनेस एंड गिव योरसेल्फ 3 to 5 years टू बिल्ड अ बिजनेस जहाँ पर ये सारी एक्टिविटीज में टीम है, सिस्टम है और आपकी इन्वॉल्वमेंट ऑन अ डे टू डे बेसिस नहीं है। आई एम नॉट वन टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा एंड टेल पीपल कि 90 दिन में ग्रो योर बिजनेस बाय 10x या 1 साल में 100 करोड़ बनाओ। ये सब सपने बेचने का काम है। मैं सपने बेचने का काम नहीं करता हूँ। आई बिलीव इट्स अ डायरेक्शन गेम, इट्स अ स्किल गेम, इट्स अ फोकस गेम। और एंड गोल तो कुछ है ही नहीं, इट्स अ जर्नी। मतलब आप आज 100% कमा लोगे, कल 500 करोड़ कमा लोगे, और जरूरी नहीं कि आपका बिजनेस मतलब हम लाइफ टाइम तक चलता रहेगा। 100% बिजनेस फेल होगा आपका। जर्नी तो यूं हमेशा जाएगी नहीं ना, मतलब वो कहीं ना कहीं तो डिप आके गिरेगी, फिर आप वापस खड़ोगे या फिर ऐसा कुछ कर लोगे ताकि आपकी अप डाउन चलते रहे अलग अलग बिजनेस में। बड़े लोग समझते नहीं यार मैं इसी में करके दूंगा, ये करके दूंगा और इसी में ग्रो कर दूंगा। एक चीज़ और बताओ मेरे को आप यहाँ पे कि अब जो स्टार्ट करते हैं बिजनेस, उनके लिए इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है माइंडसेट के अलावा? कि ठीक है मेरे को स्टार्ट करना होता है, दैट इज फाइन, माइंडसेट तो गेम खेल लिया, बट एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करने का? बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। एक मेजर प्रॉब्लम मेरे को तो क्या लगती है, मेरे को तो टैक्स कंप्लायंस का सबसे खतरनाक लगता है। इतना पैसा गवा रहा हो 30% दे दो, डर ही लगता है मेरे को।
मैं ये कहूँगा कि गोल हमेशा रहना चाहिए कि हाईएस्ट इनकम ब्रैकेट में रहे और टैक्स भरते रहे, वो गोल होना चाहिए। क्योंकि मैंने बिजनेस ओनर से ऐसी भी बातें सुनी है कि मैं कमाना नहीं चाहता क्योंकि ज़्यादा टैक्स लगेगा। सही बराबर नहीं, बट आई थिंक फर्स्टली आई बिलीव, एंड ये मेरी एडवाइस हमेशा यंग लोगों से होती है कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब देन अब्रॉड इज़ ग्रेट, बट इफ यू आर लुकिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, इंडिया इज़ द बेस्ट, राइट। प्योरली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द साइज ऑफ द मार्केट, द साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी। हर सर्विस के लिए अलग अलग सेगमेंट के कस्टमर्स हैं, राइट। and it's about you figuring out which segment you can serve, which segment you can sell to, and you can build a business. Right. तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। सो अगर आप प्रॉब्लम्स की बात कहें तो आई थिंक द प्रॉब्लम इज विथ अपॉर्चुनिटी कम्स कंपटीशन, राइट, कंपटीशन, राइट? सो आई थिंक दैट इज प्रोबेबली वन चैलेंज, बट आई ऑलवेज से कि कंपटीशन आपको तब खटकता है जब आप खुद जो करना चाहिए आपके बिजनेस के लिए वो नहीं कर पा रहे हो। Right. अगर आप मार्केटिंग नहीं कर रहे हो कंसिस्टेंटली और कंसिस्टेंटली लीड्स जनरेट नहीं कर रहे हो और सिर्फ 4, 5, 10 कस्टमर पे आप डिपेंडेंट हो और तब कॉम्पिटिटर आके एक लेके जाता है, तब आपको खटकेगा। बट अगर आप कंसिस्टेंटली मार्केटिंग कर रहे हो अपने बिजनेस की, कंसिस्टेंटली लीड्स जनरेट कर रहे हो, आपकी पाइपलाइन अच्छी है, तो अगर 1-2 कॉम्पिटिटर के बाद गए तो भी आपको खटकेगा नहीं। फर्क नहीं पड़ना। तो एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लगती है कि यहाँ पर हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज स्ट्रांग नहीं है। राइट। तो जो कॉपीराइट एक्ट हो या पेटेंट्स हो, इनोवेशन की यहाँ कदर नहीं है। और तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि एक इन्वेंटर के लिए इंसेंटिव बहुत कम है इंडिया में। होना चाहिए। तो आई थिंक अगर वो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और पेटेंट्स और कॉपीराइट्स का एनफोर्समेंट अगर स्ट्रांग हो जाता है ना, then we will see originality blooming in the country. तो उसको कौन करेगा? हम लोग इनिशिएटिव नहीं कर सकते क्या? हम इनिशिएटिव कर सकते हैं, बट it will require a lot of lobbying with the legislators to pass these kind of laws, and then it will require exclusive courts to enforce this. वो टेंशन ये है ना कि वो लोग करे कौन? मतलब देखो, सब बोला अपन सब बात करते हैं, एक्चुअली अपन सब बात करते हैं वो सारी चीज़ों के बारे में, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बट जहाँ पे पेन पॉइंट है वहाँ पे हम खुद भी इनिशिएटिव नहीं लेते, नहीं इसको तो मैं ला के रहूँगा। तो क्योंकि मेरे लिए भी पेन पॉइंट है, क्योंकि मैं खुद भी कुछ बिजनेस करना चाहता हूँ और फिर मेरे को बाद में ये याद है नहीं यार ये आज बिजनेस, क्योंकि आज का टाइम इतना कॉम्पिटिटिव है कि भैया मैंने अगर बिजनेस स्टार्ट किया और उसका मार्केट बनाना चालू किया, थोड़ा बहुत मार्केट बना, जैसे डंजो की बात करें, डंजो ने सबसे पहले आया, गूगल ने फंडिंग करी, बहुत सॉलिड काम किया, वी वर रियली वेरी इंप्रेस, यार क्या जोरदार काम कर रहा है। तुरंत 2 कंपटीशन आते हैं, बेचारा डंजो कई लाइन ही नहीं दिख रहा, मतलब उनको भी लगता है ना नहीं कि अब क्या करें। Yeah, so I feel competition healthy, but there should be some kind of protection of innovation and intellect of people. If somebody is doing something unique, वो एक protection mechanism strong अगर नहीं होता है ना, तो एक entrepreneur disincentivize हो जाता है, disinterested हो जाता है कि यार मैंने किया बट हुआ क्या है इसका। राइट ना। तो आजकल के बहुत सारे यूथ वो एक तो सबसे बड़ी बात करते हैं कि 20 साल के हैं, बोलते हैं यार मैं तो मेरी लाइफ में फेल हो गया। आपने भी 17 साल 18 साल काम किया, फेल भी हो गए, पास भी हो गए, मेरे भी इतने बिजनेस स्टार्ट किए, 10 साल 12 साल की जर्नी स्टार्ट करी, जब जाके इस स्टेज पे बचे, बट ये तो 20 साल में डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसमें आप क्या बोलो? मतलब फेलियर को तो ऐसा कुछ लगता है मैं फेल हो गया तुरंत। नहीं, मुझे क्या लगता है ना, जब भी मैं किसी 20-21 साल के यूथ से बात करता हूँ, मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि तुम्हारे जनरेशन में सक्सेस इज़ ईजियर। अभी राइट नाउ तो बहुत ईजी है मेरे को लगता है। ये ईजी इसलिए नहीं है क्योंकि अपॉर्चुनिटी है और इंटरनेट है, ये इसलिए ईजी है कि अगर कोई समझेगा ना कि मेरी जनरेशन वाले बात में रोने बैठ जाते हैं, और अगर मैं अपना माइंडसेट थोड़ा स्ट्रांग कर लूँ, थोड़ा मेरा फेलियर एपेटाइट बढ़ा लूँ ना, तो मैं बहुत आगे बढ़ सकता हूँ। अगर वो बात बंदा समझ जाएगा ना, तो और वो अपना मन थोड़ा स्ट्रांग बना सकता है ना, क्योंकि मुझे लगता है ना कि ये जो जनरेशन है थोड़ी ज़्यादा फ्रैजाइल है। इन्होंने एक इंस्टाग्राम में पिक्चर डाल दी, 20 लाइक नहीं आए 1 घंटे में तो रोने बैठ जाएंगे, मूड ऑफ हो जाएगा इनका। राइट, मतलब जो अननेसेसरी ग्लोरिफिकेशन किया गया है ना कि हर एक चीज़ को आप एक मेंटल हेल्थ इशू बना दो, वो एक्चुअली असली मेंटल हेल्थ इशूज़ का एक तरह का इंसल्ट कर रहे हैं ये लोग। और बाद में बोल रहे मेरा मूड ख़राब है, मेरा मन नहीं हो रहा है, मन नहीं लग रहा है। ये बहुत ही फ्रैजाइल जनरेशन है। जो इस जनरेशन में अपॉर्चुनिटी इसलिए बड़ी है क्योंकि ज़्यादातर लोग फ्रैजाइल हैं, ये टिक नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे। इनको बेनिफिट क्या है कि इनके माँ बाप ने रगड़ के एक बेसिक लाइफस्टाइल सेट कर ली है। इतना दुनिया सब कुछ दे रहे, इतना पैम्पर्ड पाल दिया ना कि तो ये करेगा वो बेचारा। अच्छा है ना, मतलब जो मेहनती है वो आगे बढ़ेगा। राइट। ज़्यादातर तो
काउच पोटैटो बन के नेटफ्लिक्स ही देखते रहेंगे जिंदगी भर 100%. और फिर बोलेंगे कि योलो लिव ओनली वंस। ठीक है भाई, तुम योलो और रोलो, ओके, तो काम करने वाला आगे बढ़ जाए ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएगा 100%। सो आई थिंक द अपॉर्चुनिटी इज ब्रिलियंट। सर। यू आर ए वेरी गुड कंटेंट क्रिएटर, मतलब बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हो। मेरे को तो देखो, मेरे को पर्सनली उससे बहुत बेनिफिट मिला है, मतलब इट्स नॉट अबाउट कि हम पॉडकास्ट कर रहे हैं इसलिए, बट मैंने आपको बोला कि मैंने 1000 टाइम्स आपके वीडियोस को सेव करके मेरे को फाउंडर को मैंने दिखाया कि यार ऐसे बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि उस पर्टिकुलर वीडियो से मैंने काफ़ी कुछ सीखा। मतलब एक वीडियो से मैंने कम से कम 1000 बार लर्निंग ली होगी। इट्स नॉट दैट कि मैं सही बोल रहा हूँ, पॉडकास्ट वाला बात भी है। पर आप मेरे को बात बताओ कि इसके बैड इम्पैक्ट भी काफ़ी है, तो आपके कहीं पे कोई नेगेटिव कमेंट नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, आपको लोग बहुत बुरा नहीं बोलते हैं यार, बोलते हैं। कोई भी इंसान सबको खुश नहीं रख सकता और कोई भी इंसान सबके लिए सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो आई अंडरस्टैंड डैट कि अगर कोई नेगेटिव कमेंट डाल रहा है या कोई किसी पर्सपेक्टिव से नाखुश है, आई एम ओपन टू समवन नेगेटिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू, क्वेश्चनिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू। एक अच्छा डिस्कशन बनता है उससे, और आपको भी एक अलग नज़रिया मिलता है, क्योंकि हर किसी की जर्नी अलग है, वो जो देख रहे हैं महसूस कर रहे हैं अलग है। तो जितनी आप जर्नी से इंटीग्रेट करके अपना कंटेंट बना सकते हैं उतना आप रेलेवेंट रहेंगे। ओके। बट क्या होता है ना कि आज की डेट में ऐसे बहुत से लोग हैं जो असली ज़िंदगी में तो कुछ उखाड़ नहीं पा रहे और उनको मिल गया है मोबाइल फ़ोन विथ इंटरनेट। अब ऐसे लोगों में इतनी कड़वाहट है कि वो बिना समझे बिना सोचे नेगेटिव कमेंट्स डालेंगे, गालियाँ डालेंगे, जिनका बर्ताव बहुत ही टॉक्सिक और अब्यूजिव है। मेरी फिलॉसफी एक ही है, आप अगर सुअर के साथ टट्टी के नाले में रेसलिंग मैच खेलोगे, सुअर को मजा आएगा, आप गंदे हो, आपको तो गंदे लगेगा। वो एक आ रहा था ना आजकल, वो मैंने भी देखा, एक शेर बैठा होता है, 5-10 कुत्ते होते हैं, वो कुत्ते दौड़ते हैं पर शेर दौड़ता नहीं है, तो बोलते हैं कि शेर को दौड़ने की जरूरत है, रेस ही लगा रही क्यों उनके साथ, चुपचाप बैठा होता। तो जैसे स्कूल में होता है ना कि लंच ब्रेक में हमेशा एक बंदा होता है जिसको आप थोड़ा छेड़ोगे, वो पूरा लंच ब्रेक आपके पीछे भागेगा एक बार मारने के लिए, बट खाना नहीं खाएगा। राइट। उन लोगों से तो बच के ही रहो ना, दूर ही बहुत साइड में। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग। और इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है कि आई बिलीव इंटरनेट इज़ पावरफुल, बट व्हेन यू गिव इट टू यूजलेस पीपल, वो आपको सिखा देते हैं कि इसका कैसे इसको मिसयूज भी किया जा सकता है। तो सच पीपल जस्ट डिजर्व टू बी इग्नोर्ड। मेरे को एक इंसिडेंट याद आ रहा है इसमें कि मैं जिस कंपनी में काम करता था, फाउंडर के साथ में काम करता था, तो मतलब फाउंडर्स लेवल के साथ जब आप काम करते हो तो आपका कनेक्शन अच्छा होता है और आपको बहुत सारी बातें बोलने में लग जाते हैं। तो उनकी कुछ हैकिंग सिस्टम में कुछ हैकिंग करने लगे। मैंने कहा सर अब क्या करेंगे, तो बोले यार अब इसे अब कोई मारने के लिए तुल ही जाएगा तो क्या ही कर लेंगे, तो उसको करोड़ों रुपए का नुकसान करा दिया। बोला कि अब कोई पीछे पड़ जाएगा हमारी मारने के लिए तो फिर वो करेगा ही करेगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। या तो उसको शांत कर दो पैसे देके, या कुछ कर दो चुप रहे, तो हमको हमारे काम पे फोकस करे। तो वही बात रिलेट हो गई। सो माई फिलोसफी सिंपल, जब मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ, आई एम नॉट आउट देयर फॉर रीच, राइट, आई एम देयर फॉर रेजोनेंस। मुझे उनके साथ इंटरेक्शन बढ़ाना है जो मेरी बात समझते हैं और मेरी बात से सहमत है या मेरे टॉपिक में उनको इंटरेस्ट है। मुझे हर किसी को इम्प्रेस नहीं करना है, क्योंकि अगर मेरी गेम इम्प्रेशन की होती तो मैं अपनी गाड़ी दिखाता, मैं अपना घर दिखाता, मैं अपने हॉलीडे शोकेस करता। सो आई एम वेरी क्लियर एंड दिस इज समथिंग दैट मैंने बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स के साथ ये बहुत बार डिस्कशन हो जाता है कि कभी कभी ना ये कंटेंट क्रिएशन एक दलदल बन जाता है कंटेंट क्रिएटर के लिए, क्योंकि यू हैव टू कीप क्रिएटिंग समथिंग टू प्लीज योर ऑडियंस, टू शोकेस कि यू हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ अ लाइफ। मैंने बहुत ही इम्पर्सनल रखा है अपने कंटेंट क्रिएशन को कि फॉर मी कंटेंट क्रिएशन इज अ प्रोफेशनल टूल। आई नेवर वांट टू मेक इट द सोर्स ऑफ माय पर्सनल जॉय। तो आई एम वेरी डिटैच्ड कि अच्छा लगा ठीक, नहीं अच्छा लगा ठीक, जिसने फॉलो किया 90 दिन में अगर वो कस्टमर बना, दैट्स द गोल। एब्सोल्युटली राइट, दैट्स द गोल। आई फॉलो यू, द सेम चीज मेरे साथ भी है। ऐसा आई रन एन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपनी। अब इन्फ्लुएंसर वाला चीज आ गया, आप भी एक इन्फ्लुएंसर ही हो, तो व्हाट इज योर टेक ऑन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग? बहुत सी एजेंसीज रीच आउट करती है और बोलती है कि वी हैव अ ब्रांड वुड लाइक टू कोलैबोरेट विद यू। मैंने आज तक उस गेम से बहुत दूर भागा हूँ मैं, कि अगर मैं किसी प्रोडक्ट या सर्विस को एंडोर्स कर रहा हूँ बट मैं उसको खुद डिलीवर नहीं कर रहा हूँ और मुझे पता नहीं कि पीछे की कहानी क्या है, तो आई डोंट वांट टू लूज माई क्रेडिबिलिटी बाय एंडोर्सिंग समथिंग विच आई एम नॉट इन कंट्रोल ऑफ। ओके, द ओनली थिंग आई सेल इज वॉट आई मेक। दिस इज माई फिलोसफी। नहीं तो पैसा बहुत ईजी है यार, पैसा बनाने को तो बहुत ईजी है। लाइक आई गेट क्रिप्टो का एक ज़माना था जब आते थे लोग और क्रिप्टो ब्रांड्स बोलते थे जस्ट मेक अ वीडियो नो ऑन हाउ क्रिप्टो इज़ द न्यू असेट क्लास एंड ऑल ऑफ दैट। आई सेड भाई तुझे नहीं पता 90 दिन में तेरा क्या होने वाला है, तू मेरी क्रेडिबिलिटी पे मुझे 5-6 लाख दे के मैं क्यों किसी को गुमराह करूँ? राइट, ओके,
अब रणवीर सिंह ने तो ऐड बना ली, कुछ तो बदलेगा, बदल गया, सबके गए पैसे ठीक है, सही बात। गए। मुझे एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि जब मैं किसी चीज़ को एंडोर्स कर रहा हूँ, एंड फॉर द सिंपल फैक्ट कि ये मैं नहीं कर रहा कि हर कोई इन्फ्लुएंसर सिर्फ स्कैम्स को प्रमोट कर रहा है, बट मेरा एक कंजर्वेटिव अप्रोच है कि आई एम एन एंटरप्रेन्योर, आई डोंट सी माई सेल्फ एज एन इन्फ्लुएंसर, Right. आई यूज कॉन्टेंट टू educate people so that they can see my expertise, and if they resonate they can work with me. I don't want to use content to create an additional stream of income. I'm happy with the income I'm generating out of my existing businesses. Absolutely. So एक बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच है मेरी टुवर्ड्स कंटेंट मार्केटिंग एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आपकी कोचिंग वाली एड तो मेरे को लगता नहीं कि किसी ने, मतलब ऐसा नहीं लगता कि 2-3 लोगों को छोड़ के तो सबने देखी होगी। बिल्कुल Right. एंड सी आई हैव कन्विक्शन देयर। राइट। ओके, कभी कभी थोड़े लोग इरिटेट भी हो जाते हैं कि यार कितने ऐड चलाते हो तुम। ओके, चलता है। आई एम लाइक ठीक है भाई, तुम इरिटेट हो रहे हो, बट अगर मेरे पास 1000 कहानियां हैं जहां पर बिजनेस ओनर ने कहा कि मेरा नसीब तब बदला जब मैंने तुम्हारी ऐड देखी, मैंने क्लिक किया, मैं आया तुम्हारे प्रोग्राम में, समझा तुमको, फिर कोचिंग ली और अभी 1 साल बाद मेरा बिजनेस बढ़ गया। अगर उस ऐड से मैं ज़िंदगी बदल पा रहा हूँ, थोड़े लोग नाखुश हो रहे हैं, चलेगा। आई विल फोकस ऑन द पीपल हु आई एम एबल टू मेक अ डिफरेंस टू, एंड आई विल respectfully smile and also agree. Right. Okay, कि yes Baba, probably you look at me as someone who's spamming you, but at the end of the day the truth is social media is a marketplace. You are the product. Okay, I am funding your free usage of social media. Right. अगर तुमको नहीं अच्छे लगते ऐड, YouTube प्रीमियम लो और Instagram को बोलो कि एक पेड फीचर लाए ताकि वो तुम ऐड नहीं देख पाओ। बट अगर तुम मेरी ऐड देख रहे हो, एक बार थैंक यू भी बोल दो कि तुमको फुकट में एंटरटेनमेंट मिल रहा है मेरे पैसों से। राइट। तो व्हाट इज द बेस्ट फ्री मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ओवर हियर? इन टर्म्स ऑफ कैसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपने लगाई कि मतलब मेरे को ऐसे, मतलब आपको आइडिया था क्या इस चीज़ का, मतलब मैं ये काम करूँगा तो ये हो जाएगा, फिर ये करूँगा तो ये होगा, मतलब क्या, मतलब पीपल वांट टू लर्न दैट मार्केटिंग। So I'll tell you, for me, I've had 3 game-changing marketing strategies for my own businesses. मेरा सबसे पहला game-changing marketing strategy था बुक लिखना, लीड और ब्लीड। लीड टू ब्लीड। लीड और ब्लीड। हाँ, राइट। So that was a game changer for me, and जब मैंने वो initiative शुरू किया ना, I hadn't started it from the perspective of marketing. I started it from the perspective of मुझे सीखना है उन लोगों से जिन्होंने अच्छे बड़े बिजनेस बनाए हैं। So in 2014, I came up with the idea of writing a book because I was broke as an entrepreneur, and मुझे लगा कि मुझे सीखना है उन लोगों से जिन्होंने असली में बिजनेस बनाया हो। अब वो लोग एक ब्रोक एंटरप्रेन्योर को अपना वक्त क्यों देंगे? नहीं देंगे, बट एक ऑथर को अपना वक्त देंगे। तो मैंने बुक कवर डिज़ाइन किया, बुक टाइटल डिज़ाइन किया, बुक की थीम डिज़ाइन की, बुक के टॉपिक्स डिज़ाइन किए। फिर मेरी टीम और मैंने रीच आउट करना शुरू किया एंटरप्रेन्योर्स, जो एस्टैब्लिश एंटरप्रेन्योर्स है, कि भाई ये एक ऑथर है, अपकमिंग बुक है लीड और ब्लीड, इसमें एक सेक्शन है 50 लीडरशिप फिलोसफीज ऑफ इंडियाज ग्रेट वर्क प्लेसेस। तो हम इंटरव्यू लेना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि आपकी लीडरशिप फिलोसफी क्या है, सो वी कैन फीचर यू इन दैट सेक्शन। तो शुरू हुआ मेरे पर्सनल नीड के लिए कि मुझे सीखना था कि एक सक्सेसफुल बिजनेस कैसे बनाते हैं। तो जब भी मैं पॉडकास्ट शो करता हूँ और मेरे काफ़ी अच्छे पॉडकास्टिंग फ्रेंड्स हैं, तो मैं कहता हूँ कि तुम साले स्कूल में थे जब मैंने ये इंटरव्यू का गेम शुरू किया था। ठीक है, अब तो तुम लोग आगे निकल गए हो, मिलियन सब्सक्राइबर है तुम्हारे, बट जब मैंने ये किया था तब किसी ने ये नहीं किया था। तो आई यूज द बुक टू ओपन डोर्स, मीट आइकॉन्स एंड हीरोज ऑफ माइंड and study their psychology and systems to understand how to build a business. तो बुक मैंने लिखा और जब पब्लिश भी कर रहा था तब उम्मीद नहीं थी कि ये बुक बिकेगा। मेरे लिए द विन वॉज द इंटरव्यूज। मैंने 300 इंटरव्यू किए, 12 स्टोरीज छापी बुक में, 50 कोट्स डाले, एंड फॉर मी दैट वॉज द विन, माई लर्निंग. But when I published the book, and to sell the book, I said, buy the book and I'll give you a 3-hour seminar for free, कि कुछ तो book sales हो जाएंगे. Then आग लग गई. I mean, we sold 14,000 copies in 3 months. पर आपने 40,000 कॉपी बनाई तो नहीं होगी? नहीं बनाई थी. पहले रन में तो 3,000 प्रिंट किए थे. 3,000 प्रिंट कर दिया आपने? हाँ, क्योंकि प्रिंटर का कॉस्ट मैनेज करना था ना. तो हमने सोचा चलो यार 10 साल तक 3,000 बांटते रहेंगे, कोई खरीदेगा नहीं तो भी हर सेल्स मीटिंग में जाके बोलेंगे ये लो हमारा बुक, राइट? तो 3,000 प्रिंट की थी, 2 हफ्तों में वो बुक हो गई. ओके, सो वी आर लाइक ओके, देन वेंट इनटू लाइक चलो यार 15,000 और प्रिंट कर दे. वी सोल्ड 14,000 कॉपीज देन. एंड देन व्हाट हैपेंड इज, जो लोग बुक पढ़ने लगे दे वर लाइक, राजीव दिस, मैंने तो अपनी पर्सनल ईमेल आईडी तक दे दी थी बुक में, कितना डेस्परेट था कि कोई तो लिख लेगा ईमेल. और की बात है कौन से ईयर की? 2016 में बुक पब्लिश किया मैंने, फरवरी में. तो ईमेल्स आने लगे
Can you help me implement this system in my business? Can you help me grow my business? Then I realized कि book सिर्फ एक knowledge tool नहीं है, book एक marketing tool भी है. Right. And in fact, it's the purest form of marketing. और फिर मुझे एक invitation मिला था talk देने के लिए, और वहाँ पर चेतन भगत भी थे. एंड चेतन भगत स्टेज पे गए और उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया बात कही जो मेरे मन में अटक गई. उन्होंने कहा, आई एम नॉट द बेस्ट राइटर, but I'm the best selling writer. And I am clear that when I'm writing, I'm not writing to write something that will be featured in a literature festival, but I'm writing so that the audience can understand who I am, okay, and relate to my pulse. So I'm best selling. And that's when I realized that the book is a purest form of marketing. So for me, that was the first game-changing marketing strategy. फिर उसके बाद 2016 में some people started saying कि in the US, videos are picking up, where people are making videos and they're teaching some content and virality जा रही है. तो मैंने मोबाइल फ़ोन उठाया, मैंने वीडियोस बनाना शुरू किए. वीडियोस से जितनी ऑर्गेनिक रीच मुझे मिली है, एंड दैट वाज इन द गोल्डन एरा जब फेसबुक आपको ऑर्गेनिक रीच देता था. ओके, सो वीडियो से जो ऑर्गेनिक रीच मिली, दैट वाज ग्रेट. देन आई रियलाइज्ड कि ये रियल एस्टेट है. ओके, यू नो, कभी कभी होता है ना कि आप अपने मम्मी पापा के साथ अपने शहर में कार में बैठे हो, कहीं जा रहे हो, और आपके पापा ने एक बिल्डिंग दिखा दी आपको और बोला 1995 में ये ऑफर आया था 4 लाख में बिल्डिंग लेने के लिए, आज 40 करोड़ की वैल्यू है. तब आपके मन में एक बात आती है, दो यू लव योर पेरेंट्स, यू फील लाइक कैसे घटिया इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लिए आपने लाइफ में, राइट? तो मुझे रियलाइज हुआ कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग, जो एड्स की मार्केटिंग है, दैट इज द रियल एस्टेट ऑफ टुडे. राइट. तो अगर आज की डेट में आपका लीड कॉस्ट 200 रुपये है, 300 रुपये है, 800 रुपये है, 1000 रुपये है, फर्क नहीं पड़ रहा. it is only going to get more expensive. So I don't want my children to feel what I felt about my father's investment decisions. I said कि नहीं यार, when I started doing performance marketing ads, I used to acquire a customer who is paying 99 rupees for an introductory seminar. I used to acquire a customer for 35 rupees. Today I acquire that customer for 2000 rupees. Right. तो जब कोई कमेंट डालता है ना कि अगर इतना सक्सेसफुल हो तो 99 रुपीज़ क्यों चाहिए, मेरे मन में एक ख्याल आता है कि भाई अटेंड कर ले, वापस ले लेना पैसे, फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे. ओके, आई एम डूइंग द 99 रुपीज़ बिकॉज वी हैव डन टेस्टिंग कि जब हम फ्री में वर्कशॉप देते हैं, 1000 रजिस्टर करते हैं, 200 लोग आते हैं, बट हम 99 रुपीज़ जब चार्ज करते हैं, 1000 रजिस्टर करते हैं तो 700 आते हैं. तो इट्स अ बिजनेस डिसीजन. मुझे 99 रुपीज़ चाहिए नहीं तुम्हारे. कोई जवाब देना कंपलसरी लगता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं यार. दिस इज द बॉल गोइंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप. विराट कोहली थोड़े हर बॉल को टच करते रहता है. तो पता होना चाहिए कौन सा बॉल छोड़ना चाहिए, राइट? पर इरिटेशन तो आती होगी ना आपको, मतलब आप देखो, एक स्टेज था जब बहुत फ्रस्ट्रेट होता था कि मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ और उस बंदे को देखो, साले का डीपी भी नहीं है और नाम भी ठीक से नहीं रखा है और वो कमेंट मार रहा है मेरे काम पे. बट फिर रियलाइज हुआ कि ये एक सेगमेंट है, एक जनता है वैसी जो ना समझना चाहते हैं ना सीखना चाहते हैं. उनके हाथ में फ़ोन है, इंटरनेट है, तो उनको सिग्निफिकेंट कैसे फील होगा अपनी लाइफ के बारे में, उनकी नाकाबिलियत के बारे में उनको सिग्निफिकेंट कब होगा? जब कोई काम कर रहा है और उस पर कमेंट मार रहे हो ना, तो चढ़ो यार, उसको अच्छा फील होने दो. तुम्हारे पास डिलीट का ऑप्शन है ना, तुम डिलीट करो. जवाब देना जरूरी नहीं है. बिल्कुल, नॉट टू एवरीवन. चलो सर, एक बात करते हैं मेंटरशिप के बारे में. मेरा भी मानना है कि मेंटर होना ही चाहिए सबकी लाइफ में, बट मेंटर मतलब आप या तो आप मेंटर को ढूंढते हैं, मेंटर आपको ढूंढता है, बट जब आप ढूंढते हो तो आपको कभी मिलता नहीं है. बिल्कुल. आप मतलब मेरे को आज तक कोई मेंटर मिल ही नहीं पाया. मतलब मैं तो ढूंढ चाहता हूँ कि कोई मिल जाए, कोई मिल जाए, कोई मिल जाए, बट जिससे बात करो पहले इतने पैसे देगा क्या? मेंटरशिप पैसे तो आपको देने ही है मेरे को भाई, एनी चांस, मतलब बट आप मेरे से पहले ही डिमांड कर लेते हो कि यार 1 लाख रुपये लगेंगे मेंटरशिप के. तो व्हाट इज योर टेक ऑन? So I see there are 2 kinds of mentors. Okay, there are प्रोफेशनल मेंटर्स एंड देन देर आर पैशन मेंटर्स. ठीक है, पैशन मेंटर वो है जिसने अपनी लाइफ में सब अचीव कर लिया है और उनको खुशी मिलती है बाय सपोर्टिंग समबडी एल्स टू कम अप इन लाइफ. ठीक है, दैट्स अ पैशन मेंटर. एडवांटेज क्या है पैशन मेंटर का? इट्स अ बीन देयर डन दैट पर्सन एंड वो पैसे नहीं लेते. ठीक है. डिसएडवांटेज क्या है? ऐसे मेंटर के साथ आप टाइम और कमिटमेंट डिमांड नहीं कर सकते. They will do it when they are available, if they are available, and they are not going to hold themselves responsible for the recommendations they gave you. Right. मतलब उन्होंने कुछ किया होगा 30 साल पहले, उन्होंने आपको वो रिकमेंडेशन आज दी होगी, आपने आज वो रिकमेंडेशन लेके इम्प्लीमेंट किया होगा और आपके पैसे वेस्ट चले गए, रिजल्ट नहीं मिला. You can't hold a passion driven mentor responsible.
कि आपने बोला, मैंने किया, कुछ नहीं हुआ, मेरे पैसे गए. You can't do that with a passion mentor. Right. Then comes a professional mentor. Professional mentor is also been there, done that person who has established track record of results in the area you want to achieve results in. Right. And they have a proper framework where you can hold them responsible. कि मैं आपको इतना टाइम दूंगा और ये मेरी अकाउंटेबिलिटी है, मैं आपको इतना सपोर्ट करूंगा और इतना रिजल्ट मैं आपको ला के दूंगा. डिसएडवांटेज ये है कि यू हैव टू स्पेंड मनी ऑन दैट. एंड दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, हर कोई क्लेम करता है कि मैं वो कर सकता हूँ. Right. ठीक है, तो जब कोई भी मुझसे पूछता है कि राजीव सही मेंटर हम कैसे ढूंढे, तो मैं ये कहता हूँ कि 3 पैरामीटर होते हैं एक सही मेंटर के. एक होता है रेलेवेंस. इज दैट पर्सन एबल टू टीच यू व्हाट इज रेलेवेंट टू योर बिजनेस एंड लाइफ टुडे. Right. ठीक है, सो इट्स लाइक दिस. आप समझो स्टार्टअप बना रहे हो और आप जाके एनरोल कर रहे हो किसी मेंटर के साथ जो आपको सिखा रहा है हाउ टू गो टू एन IPO. दैट इज नॉट रेलेवेंट फॉर यू टुडे. Absolutely. बट वो तो काम करेंगे तब पता चलेगा ना. मैं आपको जानता नहीं आज, ठीक है, मैं आपके साथ जब तक 2 या 3 महीने काम नहीं कर लूंगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं ले लूंगा, आप मेरी अंडरस्टैंडिंग. तो इसलिए तो मेरी स्ट्रैटेजी अच्छा काम करती है जब मैं आपको ट्रेलर्स देता हूँ. मेरा सोशल मीडिया कंटेंट इज अ ट्रेलर टू माय मेंटर. Right. माय एड्स दैट रन इज अ ट्रेलर टू अ प्रीव्यू ट्रेनिंग. बट समथिंग वो इम्पल्सिव बाइंग हो गई ना मेरे लिए, तो कि हाँ. मेरे को राजीव सर बहुत बढ़िया लग रहा है और एक बार मैं उनसे बात कर लेता हूँ. तो आई टेल यू व्हाट हैपेंस. देयर आर पीपल हु एक्सप्लॉइट द इम्पल्सिव बाइंग. राइट. Okay, when I sell, and if you ever come to my 99 rupee workshop where I sell my 3-day workshop, I always say this to people before I sell. Okay, who should not attend, who should not buy. मुझे क्या लगता है ना, and this is after being in this space for 17 years, working with entrepreneurs for 7 years. Honestly, today I'm at a stage I don't want to work with everyone. I want to work with the guy who's coming with the mindset कि business मेरा है, responsibility मेरी है, मुझे गाइडेंस चाहिए, मुझे कैपेबिलिटी चाहिए. तो इट्स अ 50-50 पार्टनरशिप. Absolutely. मुझे वो नहीं चाहिए जो आएगा और सोचेगा बस मैं ये कोर्स कर लूँ और मेरे पैसे बन जाएंगे. अब देखो आपकी वजह से कितना फायदा हुआ. आप 17 ईयर से काम कर रहे हो. आपको देख देख के हम ये सीख गए कि मैं आज राइट नाउ 2 साल में ये बोल रहा हूँ कि मेरे को जिसके साथ काम करना होगा मैं उसी के साथ करूँगा. एज ए एजेंसी हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग रन करते हैं या फिर किसी को गार्ड सेल करते हैं या फिर कॉर्पोरेट गिफ्टिंग काम करते हैं. तो हम ये बात करते हैं कि हमको तुम्हारे साथ काम करना नहीं करना, क्योंकि सारी कंपनी ये बोलती है कि अच्छा तुमने इतना कर दिया, इतना रिजल्ट ला के नहीं दोगे. मैंने कहा भाई इट्स ए कोलैबोरेटिव एफर्ट. हाँ बिल्कुल. हम तुम्हारे स्लीव्स नहीं है कि तुम्हारे लिए काम करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, तुमने हमको ऑर्डर दिया हम तुम्हारा काम कर लेंगे तुरंत के तुरंत. तुमको बताना है कि यार ये काम है, मेरा ये ऑब्जेक्टिव है, ऐसे काम करना है, मैं बताऊंगा इसको ड्राइव कैसे करना है. बिल्कुल. तब जाके तुम भी ग्रो करवाओगे, मैं भी ग्रो करवाऊंगा. सो आई ऑलवेज से दिस कि कोई अगर आपको सपने बेच रहा है दूर भागो. राइट. बट कोई आपसे अगर कमिटमेंट डिमांड कर रहा है तो देयर समथिंग राइट अबाउट दैट पर्सन्स वैल्यू सिस्टम एंड दैट पर्सन ऑल्सो अंडरस्टैंड्स देयर ओन वैल्यू. सो फॉर मी रेलेवेंस एक चीज़ है कि फाइंड अ मेंटर हु इज टीचिंग यू व्हाट इज रेलेवेंट फॉर यू टुडे. सेकेंड इज रेजोनेंस. रेजोनेंस का मतलब क्या होता है कि डू यू अलाइन विद द वैल्यू सिस्टम ऑफ दैट पर्सन. लाइक मेरे थोड़े उसूल हैं. मैं कभी भी अपने प्रोग्राम्स या अपने कंटेंट में अपने कार्स नहीं दिखाऊंगा. मैं कभी भी अपना घर नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मेरी एक फिलॉसफी है कि जो लाइन में मैं काम कर रहा हूँ दिस कैन बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर फॉर अ पर्सन टू बाई. बट अगर बंदा आपकी कार देख के, आपकी गाड़ी देख के आपके मेंटरशिप के लिए आ रहा है, वो बंदा सही नहीं है. Right. उसको ईजी सक्सेस चाहिए. ओके, सो फॉर मी देर आर सर्टन थिंग्स आई एम वेरी वोकल अबाउट. ओके, कोई पूछता है कि सर मैंने एक ऐड देखी जो एक ट्रेनर बोल रहा है कि 0 to 100 crores. मैं बोलता हूँ भाई उसने 100 crores बनाए हैं, पूछ लो उससे. और वो मर्सिडीज में बैठ के फाउंटेन के सामने ऐड कर रहा है, तो वो बेच क्या रहा है? वो आपको एक सपना बेच रहा है. वो सपना बेच रहा है कि आप 0 to 100 crores जाओगे, 1 साल में जाओगे, मेरी तरह मर्सिडीज चलाओगे, मेरी तरह ऐसे अच्छे सीनिक लोकेशंस पे रहोगे. मुझे वो काम करना नहीं है. सब झूठ है वो. उसूल सिंपल है. यू सेल ड्रीम्स यू विल अट्रैक्ट इडियट्स. राइट? यू सेल ड्रीम्स यू विल अट्रैक्ट इडियट्स. मुझे वो वल्चरिज्म पसंद है ही नहीं. Okay. आई वॉन्ट अ पर्सन टू कम टू मी इफ दे रेजोनेट विथ माई स्टाइल, माई कैपेबिलिटी and my track record. Okay, if you resonate with that, come. If you don't resonate with that, मैं थोड़ा ही बोल रहा हूँ कि मैं विश्व गुरु हूँ, विश्व पितामह हूँ, कि सबको मुझसे ही सीखना चाहिए. नहीं बाबा, नहीं हूँ. Okay? मैं इंसान हूँ, मेरे भी फ्लॉज है. तो रेजोनेंस ऑफ द स्टाइल एंड द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन. कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि तुम अगर तुम्हारा बिजनेस अच्छा भी नहीं चल रहा हो, 3-piece सूट और टाई पहनो लेपल पिन के साथ,
अमीर लगोगे तो अमीरी के अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। भाई मैं तो टी शर्ट में घूमता हूँ मेरे को भी इतना गुस्सा आया था, मैंने एक बार कंटेंट देखा, मैंने कहा यार ये कौन बात कर रहा है ऐसे ही। तो एंड लोगों को देर आर सी एवरीबडी हैज एन ऑडियंस, everyone has an audience, but I am very clear that is not me, and if you relate with that then probably we are made for each other. तो एक है relevance of topic, दूसरा है resonance, तीसरा है results. Has that mentor produced results in that particular area of their life for them to have the credibility to teach? So I always say this, don't come to me for life coach, don't come to me for health coaching. भाई मेरा family pack है, 6-pack नहीं है मेरा, so I'm not the guy to advise you on health. Right. But I have built businesses. I've been an entrepreneur for 17 years. I've built 7 businesses. I've failed in 3, 4 are doing well. So I understand how to build a business. If it makes sense to you, come. If it doesn't make sense, you don't come. So I feel this relevance, resonance or result. ये 3 चीजें evaluate कीजिए, and you will have to spend some money and test. Okay, even after evaluating these 3, you will have to do a trial. Right. And then you will identify कि ये mentor का thought process कैसा है, ये mentor का tonality कैसा है. See, I know business coaches जो मतलब physical programs करते हैं stadiums में, आधी से ज़्यादा ऑडियंस उनकी इम्प्लांटेड है। कॉलेज के बच्चों को बुलाते हैं बिजनेस ट्रेनिंग के लिए, कॉलेज वाले बोलते हैं हम एडिशनल ट्रेनिंग दिला रहे हैं, एंड दे हैव इम्प्लांटेड पीपल कि जब ये बंदा एंट्री ले रहा हो क्राउड के बीच से, 4 लोग पैर छुएंगे। आई डोंट रेजोनेट विद दैट। Correct. भाई कोई भी भगवान नहीं है। मैं एक बात बोलता हूँ, मेरे को स्लिप डिस्क हुआ था सर थोड़ा टाइम पहले, अक्टूबर के आसपास। सारे डॉक्टर्स ने बोला कि अभिषेक ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। मेंटरशिप से बहुत रिलेटेड बात है वो, जैसे आप बात बोल रहे हो, मेंटरशिप कितनी इंपॉर्टेंट और कैसे होती है, किसको अगर किसी को पता है कि वो काम होगा कैसे। तो मेरे को किसी के थ्रू मेरे को किसी लेडी डॉक्टर से मिला है, वो बोलते हैं कि अल्टरनेटिव ऑफ मेडिसिन करके इनकी एक थेरेपी चलती है, एंड दे विल ट्रीट यू, मतलब वो ठीक कर देगी आपको चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने बोला क्या मैं नहीं हो पाएगा ऐसा, तो वो डॉक्टर बोल रहे हैं, डॉक्टर ने इतनी पढ़ाई करी है कि ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा, पैरालिसिस आ जाएगा, ठीक नहीं हो पाएगा। कंफ्यूज डॉक्टर की बात ज़्यादा हो जाती है नहीं, डॉक्टर से काम करा जाएगा। तो मैंने बोला कि ठीक है चल, मेरे को उस लेडी से मिला, बात कराओ। उस लेडी ने मेरे को बोला अभिषेक ऐसे क्या हो रहा है। मैंने बोला मेरे को मैडम ये प्रॉब्लम हो रही, फ़ोन पे बात हो रही है, वो चेन्नई बेस्ड है, मैं बैंगलोर बेस्ड, फ़ोन पे बात हो रही है। उसने बोला अभिषेक ठीक हो जाएगा, तू टेंशन मत ले। मैंने बोला इतना कॉन्फिडेंस से बोल रही है, और सारे डॉक्टर बोल रही है ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ये बोल रही ठीक हो जाएगा। मैंने बोला चलो यार विश्वास करके देखते हैं अभिषेक, इट्स जस्ट अबाउट माइंड सेट, विश्वास की बात है, तेरे क्या पता तेरे माइंड में हो। तो मैंने विश्वास किया। तो उसने मेरे को पहला वीक बोला कि अभिषेक लेट्स टेक ए डाइट। मैंने बोला डाइट से क्या फ़र्क पड़ेगा। उसने बोला अभिषेक लेट्स टेक ए डाइट प्लान, जो तू खाता है उसको चेंज कर देते हैं। तो उसने वो डाइट प्लान बना के दिया। उसने 2 वीक तक मेरे को कुछ नहीं बात करी, एक ही बार बात करी एज ए मेंटरशिप। जैसे मान लो आप मेंटर हो और मेरे को बोला अभिषेक ये काम करना है, 2 वीक तक हम बात नहीं करेंगे। मैं फिर कन्फ्यूज, मैंने कहा नहीं अभिषेक ट्रस्ट कर देगी देखो ठीक वो। 1-2 वीक उसने मेरे से कोई बात नहीं करी। उसने बोला कि अभिषेक डाइट फॉलो कर रहे हो। मैंने बोला हाँ फॉलो कर रहा हूँ। 1 वीक बोला, मैंने बोला, उसने बोला कितनी फॉलो कर रहे हो। मैंने बोला 80%। तो उसने बोला यार अभिषेक मैं बोल रही हूँ 100% फॉलो करो, तो फॉलो करना है तुमको। तो फिर मैंने बोला ठीक है मैडम मैं 100% फॉलो करता हूँ। 2 वीक तक फॉलो किया। फिर वो मेरे को हर वीक एक एक्सरसाइज बताने लगी, अभिषेक डू दिस एक्सरसाइज, एक वीक। मैंने कहा यार क्या करा रही है यार, ये टेंशन में था। मैंने कहा ठीक नहीं होगा तो मारी जाएंगे, अब तो लाइफ एंड है, कुछ नहीं हो सकता। तो फिर बोला अभिषेक करते रहे। लास्ट में उसने बोला अभिषेक अब तू सिर्फ माइंड सेट चेंज कर कि नहीं तू ठीक होने वाला है, तू ठीक हो चुका है, बहुत मैं तेरे को देख पा रही हूँ, तो ठीक हो चुका है। माइंड में तो निकाल ही दे, तू ऑफिस जाना चालू कर दे। 3-4 हफ्ते बाद उसने बोला को अभिषेक यू गो टू ऑफिस, डू वॉट एवर यू वांटेड, बस वॉकिंग थोड़ा कम करना, बट ऑफिस जाता रहे। मेरे को ठीक है, मैं ऑफिस जाने लगा, थोड़ा ठीक होने लगा। अब वो मेरे को इतना अच्छा कंसल्ट कर रही है सर, मेरे को लग रहा है कि वो मेरा काट रही है। बट आफ्टर 3 months आई एम फिट एंड फाइन। तब मेरे को पता पड़ा कि यार नहीं यार, किसी को अगर किसी चीज़ का नॉलेज है ना, तो उसने मेरे को बात बताई कि देखो डॉक्टर ने जो पढ़ाई करी उससे उसको पता है कि वो यार नहीं इसको निकाल देंगे तो ठीक हो जाएगा, और मैंने जो पढ़ाई करी मेरे को पता है कि कैसे ठीक होगा। तो ये मेंटरशिप से मतलब इतना अलाइंड है ना कि आपको मेंटर आपको वो बात बताता है कि जो उसको पता है कि नहीं यार ये गलत कर रहा है, इसको करने से। एब्सोल्युटली। हर गोल के लिए ना 10,000 तरीके हो। राइट। क्या हो जाता है ना, दुनिया में 1-2 तरीके पॉपुलर हो जाते हैं, बट वो काम नहीं करते हर सिचुएशन। एब्सोल्युटली राइट। So that openness has to be there. Swami Vivekananda used to say integrated education. There is good in West, there's great in East. There's good in science, there's amazing in spirituality. Integrate करके जो करेगा ना जिंदगी, Right. that person will live a more peaceful and holistic life. आपका फेवरेट क्वेश्चन पढ़ने के फूट स्टेप के बाद I think मैंने काफी बात बहुत बात बोला आपने, बट फिर भी राइट आई थिंक See, honestly, I think funding is good, but when you are scaling, this entire ecosystem of सिर्फ valuation के लिए game खेलना, I just feel that is not even entrepreneurship. That's a bunch of financial analysts
who are creating hype about a fake asset in the name of a business and just multiplying money. नहीं चलो, you do it in private, it's fine. बट आपने एक बात बोली थी, मैंने सुना था कि यार तुम जाके कैफेटेरिया में बैठो और तुमको 2% 3% में कोई भी पैसा दे ले, तो क्या पैसा लेके भाग जाए हम लोग? मतलब अगर मैं जाऊँ और 2 करोड़ रुपये होटल मार्केट से, then what happens? See, ऐसे बहुत से केसेस हैं जहाँ पर एक एंटरप्रेन्योर ने एक आइडिया बेची है एक इन्फ्लुएंशियल एंटरप्रेन्योर को, जिसका वीसी नेक्सस बहुत अच्छा है, नेटवर्क अच्छा है, एंड उसने पैसे उठाए हैं और काम कुछ नहीं हुआ है. In the process, what has happened is this influential entrepreneur has also lost face. But इनकी चमड़ी अब मोटी हो गई है, तो ये बोलेंगे 1 in 100, 99 fail, it's okay with me, kind of a thing, right? But I just, for me, my conversation around funding is very simple. कॉमन मैन का पैसा मत उठाओ यार, जब तक तुमने अपने खुद को अपना बिजनेस मॉडल प्रूव नहीं किया है. अपने अर्ली इन्वेस्टर्स को एग्जिट देने के लिए उस कॉमन मैन को बेवकूफ़ मत बनाओ जिनके मन में तुमने रेस्पेक्ट पैदा की है अपने मार्केटिंग और पीआर की वजह से, राइट? अदरवाइज आई जस्ट फील कि द रियल एसेंस ऑफ बिजनेस इज फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी, राइट? और जब आप किसी से पैसा लेते हो, आप इन रिटर्न अपनी फ्रीडम और ऑटोनॉमी उनको दे रहे हो. और बहुत से एंटरप्रेन्योर्स आज की डेट में ऐसे भी है जो फंडेड हैं, जो प्राइवेटली जब बात करते हैं मुझसे बोलते हैं कि राजीव मेरा इंटरेस्ट चले गया है मेरे स्टार्टअप से. और जब उनसे मैं पूछता हूँ क्यों इंटरेस्ट चले गया, तो वो बोलते हैं राजीव मैंने ये पूरा फंडिंग का गेम खेला क्योंकि मुझे ये बेचा गया, ये आइडिया बेची गई, जो मैं कहानियाँ पढ़ रहा था स्टार्टअप्स के बारे में, ये आइडिया बेची गई कि फंडिंग लेना ही साइन ऑफ सक्सेस है, साइन ऑफ ग्रोथ है. और बोलते हैं कि एंजल राउंड तक ठीक है सब कुछ, बट जब वीसी का पैसा अंदर आता है, वीसी को मेरे प्रोडक्ट की ना समझ है ना सोच है. उसको सिर्फ चाहिए कि मैं ग्रोथ इतना दिखा पाऊँ कि 1-1.5 साल में वो नेक्स्ट राउंड रेस करके खुद पैसे कमा ले और फिर नेक्स्ट राउंड. तो टोपी उसके सर वाला डायलॉग फिर बिल्कुल. सो व्हाट हैपेंड, व्हाट आई एम सीइंग टुडे इज अ लॉट ऑफ फंडेड एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने वीसी का पैसा उठाया है, वो एक क्वाइट क्विटिंग मोड में चले गए हैं, जहाँ पर इमोशनली दे हैव गिवन अप ऑन द आइडिया एंड दे बीन लाइक ठीक है, जो मैंने पैसे बनाए ये शेयर्स बेच के, उससे मैं एक लाइफस्टाइल बिजनेस शुरू करूँगा जिससे हर महीने पैसा घर आएगा और मुझे मज़ा आएगा वो काम करने में. या तो कुछ लोग ऐसे हो गए कि इट्स लाइक अ पॉलिटिशियन एंटरिंग पॉलिटिक्स, पहले जाता है कि प्योर हार्ट से, फिर बिकम्स अ पार्ट ऑफ द सिस्टम. तो कुछ लोग ऐसे भी हो गए कि उनका स्टार्टअप कहीं नहीं जा रहा है, बट जो एग्जिट करके उन्होंने इनिशियल पैसे बनाए, वो दूसरे राउंड में दूसरे स्टार्टअप के साथ एंजल का गेम खेल के फिर वीसी को ला रहे हैं. इट्स बिकम मोर लाइक अ ब्रोकरेज गेम रादर देन एक्चुअल बिजनेस बिल्डिंग. हम लोग तो बूट स्टेप कंपनी है, ठीक है. मेरे साथ भी सिचुएशन आई थी, मैंने पैसा बनाना चालू किया, 4-5 करोड़ रुपए बनाए स्टार्टिंग में. फिर मेरे को एक इन्वेस्टर मिला, उसने बोला अभिषेक मेरे को बेच दे 8 करोड़ में, ये तेरा जो भी मैंने सिस्टम बनाया 8 करोड़ बेच दे. फिर मेरी वाइफ इज़ ए गुड कंसल्टेंट फॉर मी, तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा क्या करे यार, तो बोला अभिषेक तू बेवकूफ़ है. मैंने बोला क्यों? बोला तू पूरी ज़िंदगी बिजनेस करने के लिए, ऑथोरिटी डिसीजन लेने के लिए काम कर रहा है, और तू बोल रहा है कि तेरे को बिजनेस बेचना है. डोंट सेल इट. जो भी है सब कुछ तेरा होगा, सारे डिसीजंस तेरे होंगे, सब अथॉरिटी तेरी होगी, पूरी कंपनी तेरी होगी, जो तेरे को करना हो तो कर सकता है. जैसे किसी को दिया, तेरे सब अथॉरिटी खत्म है, तू जस्ट एन एम्प्लॉय काम करके फिर तेरा बिजनेस बनाया ही क्यों? एंड देखो उसका भी एक स्कोप है अभिषेक, जहाँ पर अगर यू आर बिल्डिंग अ बिजनेस टू सेल, दैट्स अ डिफरेंट साइकोलॉजी, राइट? दैट्स अ 0 to 1 गेम कि मैं 0 से 1 तक ले आऊँगा, मैं बेच लूँगा, आई विल एग्जिट इट. आई हैव सीन एंटरप्रेन्योर्स हु डू दैट वेरी वेल, जहाँ पर दे जस्ट लव कमिंग अप विद आइडियाज, बिल्ड इट टू अ पॉइंट जहाँ पर दे सेल इट, दे एग्जिट, दे कैश आउट लिटिल, एंड बाकी का जो उनका कैशिंग आउट होता है वो वेस्टिंग पीरियड में होता है कि तुम 2 साल और कंपनी चलाओगे, एज अ मैनेजर यूल वर्क और एज अ डायरेक्टर यूल वर्क इन द कंपनी. एंड आई हैव सीन एंटरप्रेन्योर्स उसे वो वेस्टिंग पीरियड का जो पैसा है राइट ऑफ करके पहले ही दिन निकल जाते हैं. बोलते हैं कि मेरा टाइम ज़्यादा वैल्यूबल है इस पैसे से. इट्स अबाउट योर एंड गोल, राइट? कि आपको क्या चाहिए, कि आपका गोल क्या है. एंड आई डोंट थिंक एनीबडी इन देयर कॉन्शियंस वुड लाइक टू हैव अ गोल कि मैं इतनी हाइप कर लूँ किसी चीज़ को कि कॉमन मैन का पैसा मैं. बट बेचारे एम्प्लॉयज़ की तो वाट लग जाती है उस टाइम पे. एक इमोशनली कनेक्टेड होकर एम्प्लॉय आपके पास आता है उस टाइम पे, काम करता है. दैट इज द अनफॉर्चुनेट थिंग ना, कि इट्स अ वेरी सेल्फ सेंट्रिक सेल्फिश गेम विच इज गोना एरोड ट्रस्ट. द राइट थिंग टू डू इज टू एजुकेट एंटरप्रेन्योर्स कि भाई तुम जिसको हीरो समझ रहे हो वो हीरो अभी तक बना नहीं बना है, उसको हीरो बनने दो, फिर तुम उसकी जय जयकार करो, चलेगा. वैल्यूएशन को सेलिब्रेट करना, फंडिंग को सेलिब्रेट करना, लॉस मेकिंग वाली कंपनी को, आईपीओ को सेलिब्रेट करना, ये कल्चर मुझे ठीक नहीं लगता. पर ये लॉस मेकिंग का मेरे को एक बार आप अगर कॉन्सेप्ट, अगर इफ़ यू वांट टू एलिब्रेट समथिंग, ये मान लो कि ये सब कंपनीज बोल रही है, कंपनी का नाम नहीं लेते अपन,
कि हमने 2000 करोड़ किया बट हमने 2200 करोड़ का लॉस किया, मेरे को तो सब झूठ लगता है ये, क्योंकि ऐसा होता नहीं है. आई थिंक इट्स ऑल अबाउट टैक्स गेम. No, it is not. One can be a tax game, but genuinely these guys are burning more money. These guys are genuinely burning money on just growth at all costs. And इनका एक थियरी है कि एक टिपिंग पॉइंट पहुंच जाएगा जहां पर लोगों को आदत हो जाएगी हमारे प्रोडक्ट और सर्विस की, और फिर हम चार्ज कर पाएंगे. बट ऐसा होता नहीं है. ऐसा होता नहीं है. आप उबर और ओला का एग्जाम्पल, नया कोई आ जाएगा या उस टाइम तक तो लो एंट्री बैरियर है ना. तो आप उबर और ओला का एग्जांपल लीजिए. टुडे एक ज़माना था जब लोग कहते थे कि आज के बंदे को कार नहीं लेनी, ईएमआई नहीं भरना, क्योंकि एट द टैप ऑफ अ फिंगर टिप गाड़ी पहुंच जा रही है. आज लोग थक गए ना 2-2 घंटा वेट करके, ड्राइवर नहीं रहे. तो देन देयर आर पीपल आर लाइक यार दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल वायबल सोल्यूशन फॉर मी. ओके, आई विल बाय माय ओन कार. फिर बिजनेस कहाँ करना चाहिए? मान लो जहाँ पे अब जैसे इंश्योरेंस की बात करें, ऑलरेडी इंश्योरेंस पहले बहुत खतरनाक लगता था. अभी हर बहुत सारी कंपनी इंश्योरेंस में, फिर एको भी आ गई इंश्योरेंस करने बट की. इट्स स्टिल एन अनटैप्ड मार्केट. Still, If you see the percentage of people who take an insurance in India is still very low. Right. So it's still an open opportunity. It's still an open playground. तो एक तो ये ना मॉडल हो गया कि जहाँ पे ऑलरेडी सबको पता है फिर आप बिजनेस कर रहे हो, और एक दूसरा होता है कि जब आप स्क्रैच से बनाते हो, जैसे मैं एनएफसी कार्ड के बारे में बात कर रहा हूँ, अभी लोग नहीं कर रहे हैं. अभी बोलते तो इट्स एन अनटैप्ड मार्केट. मैं भी ये चाहता हूँ कि लोग इसको यूज करना चालू करें, यूज करना चालू करें. पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे आने वाले टाइम पे. तो बिजनेस ये वाला करना ज़्यादा बेटर होता है कि या फिर ऑलरेडी एस्टेब्लिश मार्केट है उसमें एंटर करके आप काम करो. देखिए दोनों तरीके में सक्सेस स्टोरी. तो देयर इज नो वन फिक्स्ड प्रूवन टेम्पलेट या फॉर्मूला. एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट वेयर डू यू हैव अ विजन, वेयर डू यू हैव कैपेबिलिटी. ओके, लोग कैपेबिलिटी पे ध्यान नहीं देते. लोग मुझसे पूछते हैं राजीव कौन सा बिजनेस में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है. माई आंसर टू दैट इज स्टैंडर्ड. जहाँ पर आपकी काबिलियत है वहाँ की अपॉर्चुनिटी है. वो आपको काम आना चाहिए, मतलब आपको दिखना चाहिए कि बिल्कुल ना इसको फिल करना. अगर किसी फील्ड में अपॉर्चुनिटी है बट मेरे पास कैपेबिलिटी नहीं है, तो उस अपॉर्चुनिटी में क्या आचार डालूं. बट कितनी बार कैपेबिलिटीज भी होती है और मार्केट एक्सेप्ट नहीं करे आपको 1-2 साल बाद. सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज यू आर टू अर्ली इन द गेम. जैसे आपने एक बिजनेस शुरू किया था, यू मेंशन्ड टू मी बिफोर वी स्टार्ट द पॉडकास्ट ऑफ मेडिसिन डिलीवरी. राइट. You were too early in that game. Yes, right. Right? कि you had to face statutory shutdowns. कि permission नहीं था वो business का. Right? So sometimes you are too early in a game, which is fine. You can always pat yourself on the back and derive solace saying कि जब किसी ने सोचा नहीं था तब हमने किया था. तो अल्टीमेटली गेम ये है कि एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के बारे में. एक तो ये जो ग्लैमरस है, ये साला जो इतना चलता है, उसको देख के अवॉइड करते हुए आप अपना काम करते रहो. जिस टाइम जो बिजनेस हिट कर जाएगा आपके लिए, दैट इज फाइन फॉर यू. देखो लोग ना मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में बात करते हैं कि एक स्टेज आता है जब आपको एक मैच्योरिटी होती है कि कुछ भी मायने नहीं रखता. ओके, you realize that there's a stage, and I think you don't have to go through the stages. I don't think pehle security and then fir love, fir significant. I don't think you have to go through the stages. I feel if you're smart enough and intelligent enough to sit down with yourself and be truthful to yourself कि असलियत में लाइफ में चाहिए क्या. ठीक है, पैसा ज़रूरी है, yes, but एक पर्पस भी ज़रूरी है ऑन अ डेली बेसिस. जीने के लिए पर्पस चाहिए. to be able to wake up to something, वो भी ज़रूरी है. और कौन इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में? एट द एंड ऑफ द डे आपके फैमिली, आपके कुछ दोस्त, सारे दोस्त नहीं, कुछ दोस्त. दैट्स ऑल दैट मैटर्स. उसके आगे ना सब शोर शराबा ही है. बट दिक्कत क्या है ना, आज की डेट में लोग शोर शराबा को ज़्यादा प्रोमिनेंस दे रहे हैं, बट उनको क्लैरिटी नहीं कि मेरी ज़िंदगी में कौन इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट है. तो जो फेम गेम खेलता है ना, वो गेम इज़ टू लूज. राइट. एंड दैट्स द ट्रैप दैट मोस्ट पीपल डोंट रियलाइज, बट दैट्स द ट्रैप दैट इज ग्लैमरस, सेक्सी, और लोग उसको परस्यू करना चाहते हैं. करो. आप 17-18 साल से बिजनेस कर रहे हो, राइट? काम कर रहे हो बहुत. मेरे ख्याल से 24/7 भी काम किया होगा आपने. रात रात एक स्टेज था, एक स्टेज होगा जहाँ रात रात पे उठ के काम किया होगा. मतलब आपको पता ही नहीं चल रहा होगा यार अब मैं इतना काम कर रहा हूँ. आपकी शादी होगी थी उस टाइम पे? इन माई केस वी आर मैरिड नाउ फॉर 10 years. वी डेटेड ईच अदर फॉर 6 years. बिफोर दैट वी आर फ्रेंड्स ऑफ 5. सो 21 साल से जानते हैं एक दूसरे को. सो माई वाइफ हैज़ लिटरली सीन मी ग्रो through my entrepreneurship journey. She's been my companion. There was a stage where we were dating and there were issues कि मैं इतना काम कर रहा हूँ. ये पॉइंट को कैसे संभालते हो? मतलब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एवरी एंटरप्रेन्योर. ही वांट टू अंडरस्टैंड कि मतलब कैसे इसको कॉप अप किया जाए. सो 2 चीज़ें होती हैं. ठीक है, मैंने ऐसे कपल्स देखे हैं जो जिनकी शादी हुई है एंड दे आर प्रोफेशनली बोथ आर वेरी फोकस्ड, राइट, एंड दे आर वेरी क्लियर कि भाई वी आर नेवर गोइंग टू कंप्लेन टू ईच अदर अबाउट तुम वक्त नहीं बिता रहे हो. The reason for us to come together is कि हमारी एक mutual understanding है कि both of us love our work so much that we don't need to come together and fulfill another person's need. Right. Okay, great, works. And then there are couples जहाँ पर
one person is driven by quality time in the relationship, whereas the other person is driven by मुझे मेरा काम ही सब कुछ है. Right. दिक्कत वहाँ आती है, right? Now if you ask me, your wife and you, what type are you? We are the third type. Both of us understand that our work is something we love. She's an entrepreneur, I'm an entrepreneur. Our work is something we love, but we also love being with each other. So then we draw our own rules. कि ठीक है भाई, 6 बजे के बाद काम नहीं करेंगे. हाँ. Because एक चीज़ तो है ही है, that there will always be work. हमेशा काम होगा. होगा ही होगा. So we are come to this realization and we are very comfortable कि 6 बजे के बाद काम नहीं करते, मीटिंग नहीं सेट करते, किसी से बात नहीं करते. कस्टमर रीच आउट करता है कि 8 बजे को कॉन्फ्रेंस कॉल करेगा, नहीं करेंगे. We will talk during business. कुछ कभी तो होता होगा ना कॉल, मतलब एक स्टेज थी where I was not doing well. Okay, and when I was not doing well, the only solution my brain could think of is work harder. वर्क हार्डर, राइट. Right, and in that stage my wife was like, you're working hard and you're still not making money, so hard work is not the solution. Right? नहीं, बट वो हार्ड वर्क तो पे ऑफ करेगा ही करेगा ना. नहीं करता, ऐसा नहीं है. हार्ड वर्क पे ऑफ करेगा ही करेगा, ये थियरी मैटर करता है उस टाइम. नहीं, दिशा मैटर करती है, डायरेक्शन ऑफ हार्ड वर्क मैटर करती है. कब और ज़्यादातर लोग अगर अपने बिजनेस को इवैल्यूएट करेंगे, उनको ये समझ आएगा कि उनकी मेहनत इसलिए रिजल्ट नहीं दे रही है क्योंकि उनकी मेहनत की डायरेक्शन रॉन्ग है. वो उनको कैसे पता चलेगा? वो तो पता नहीं चल सकता. इट्स वेरी हार्ड टू नो. जब वो तब तक पता नहीं चलेगा जब तक वो अपना माइंड ओपन करके सोल्यूशन ढूंढने बाहर नहीं निकले. तो वही बात होगी ना. मैं आज यहाँ से बेंगलोर से मुन्नार की तरफ निकला गाड़ी में, अगर मेरे पास मैप नहीं है, मैंने गलत अब जब तक मेरे को पता नहीं चलेगा तब तक मैं या तो किसी को पूछूंगा नहीं. हाँ. और जब तक मेरे को अरे मैं गलत है तो पूछो, वो तो जाना ही पड़ेगा ना एक बार. तो पूछो. अब मान लो नहीं मिला रास्ते में कोई, पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई. नहीं, ये मैं नहीं मानता हूँ. और आज की डेट में तो बिल्कुल नहीं. आप चैट जीपीटी से पूछ लो. वो तो आज बना है. राइट, बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आज चैट जीपीटी है, पहले गूगल था, उससे पहले कोई मेंटर थे, उससे पहले कोई कॉम्पिटिटर होगा आपकी इंडस्ट्री में, या कॉम्पिटिटर के पास जो नौकरी करता है उससे पूछ लो. हाँ, तो लर्निंग की बात यहाँ पे ये है कि आप तो माइंडसेट होना चाहिए. चाहिए कि यार मैं सही जा रहा हूँ. 2 तरह के लोग होते हैं ना. एक तो होते हैं कि उन्होंने अपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर लिया और बोला यही लाइफ है. राइट. दूसरे होते हैं जो अपने चैलेंज को चैलेंज कर रहे हैं, बोलते हैं कि नहीं बाबा ऐसे क्यों होना चाहिए. जो सवाल पूछता है कि ऐसा क्यों होना चाहिए, वही सोल्यूशन ढूंढेगा. जो हाथ पे हाथ धर के बोलेगा ऐसा ही जिंदगी होता है एंटरप्रेन्योर की, वो तो रोते रहेगा. ठीक है, तो वी आर ऑल द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द क्वेश्चंस वी आस्क आवरसेल्फ. अल्टीमेट गेम इज आप ही को मैनेज करना है एवरीथिंग. कि यार मेरे को मेरी लाइफ पे कैसे बितानी है, एंटरप्रेन्योर कैसे बितानी है, कैसे जाना. एंड माय रिकमेंडेशन टू पीपल इज दिस, क्योंकि ये ग्लोरी फैक्टर भी हो गया है ना कि असली एंटरप्रेन्योर वो है जिसका बिजनेस उसकी लाइफ हो. मैं इस बकवास को नहीं मानता. एक ग्लोरिफिकेशन है ना कि यू आर अ ट्रू एंटरप्रेन्योर ओनली इफ यू मेक योर बिजनेस योर लाइफ. आप अपने बिजनेस को अपनी जिंदगी बनाते हो तभी आप असली एंटरप्रेन्योर हो. ये बकवास बात है. बकवास है. ठीक है, अगर आपको ये फंडा लेना है ना, किसी से प्लीज शादी मत करना, किसी की जिंदगी खराब मत करना. ठीक है, और ऐसे बंदों को आप अगर कन्फ्रंट करोगे ना, बोलेगा नहीं यार मम्मी पापा का ध्यान कौन रखेगा. भाई तुम्हें काम वाली चाहिए तो क्लियर रहो, लाइफ में काम वाली चाहिए. सही बात. किसी की जिंदगी खराब करने का हक किसी को नहीं है. दैट्स माई पर्सनल बिलीफ. तो आई कम फ्रॉम अ स्कूल ऑफ थॉट वेयर माई वर्क इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ. इट इज नॉट माई लाइफ. वेरी अनअपोलोजेटिक अबाउट इट. ओके, एंड इट वर्क्स because when I make everything important, when I say my health is important, my relationships are important, my finances are important, my business is important, then I will think कि ठीक है यार, I want to shut work at 6, so what do I need to do. फिर मेरा दिमाग दौड़ेगा बिजनेस में कि ठीक है मुझे टीम बनानी है, मुझे सिस्टम बनानी है. बट अगर मेरे लाइफ में कोई और प्रायोरिटी है ही नहीं और मैंने सब कुछ इसको ही देने का डिसीजन ले लिया है, तो ये तो लेके रहेगा ना, जितना भी तो कम है. राइट, सो इट्स अ गेम ऑफ क्लैरिटी. थैंक यू राजीव सर. मतलब इट्स ए ग्रेट कन्वर्सेशन एंड मेरे को तो लर्निंग आपसे काफ़ी मिलती है. आपकी वजह से मैंने बिजनेस बिल्ड कर लिया. प्लेजर इज माइन. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू.